नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज से हम यूपीएससी के पीआई के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताता जाऊंगा कि मैं पहले क्वेश्चन पढ़ूंगा, जिसके बाद कुछ समय रहेगा आपके पास। आप आंसर देने की कोशिश करना कि कौन सा सही है। फिर जिसके बाद हम एक्सप्लेन भी पढ़ूंगा कि क्या सही हो सकता है इसका। चलिए शुरुआत करते हैं। ये एक अच्छी पहल है। इसमें हम यूपीएससी के एग्ज़ाम नज़दीक आने वाले, तो जितना हो सके इतना पीवाई क्यू करेंगे, जिससे आपकी पकड़ मजबूत होगी, क्योंकि पीवाई क्यू बहुत ज़रूरी है इस यूपीएससी परीक्षा के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हिस्ट्री के क्वेश्चन है पीवाई क्यू 2013 से ले रखे हैं अपने। 10 साल के करेंगे। आपका जैसा प्यार बना रहेगा, जिसे आप सपोर्ट करेंगे, इस हिसाब से सीरीज चलेगी आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है, भारतीय शिला वस्तु के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बादामी, पहला स्टेटमेंट है, बादामी गुफाएं भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं हैं। दूसरा है, बाराबर की शैलकृत गुफाएं सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मूलतः अजीविकों के लिए बनाई गई थी। एलोरा में गुफाएं विभिन्न धर्मों के लिए बनाई गई थी। तो चलिए दोस्तों, आप इसको पॉज करके भी कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। मैं आपको इसमें आगे ले चलता हूँ। इसका सही आंसर मेरे हिसाब से केवल 3 होगा। ये 2 और 1 तो शायद नहीं होंगे। चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए 3 सही है। इसका एक्सप्लेन है, सही एलोरा औरंगाबाद शैलकर की गुफाएं हैं, जिनका निर्माण 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच हुआ था। 3 धर्मों, बौद्ध, जैन, हिंदू को समर्पित है गुफाएं। ध्यान रखना दोस्तों, तीनों धर्मों को समर्पित है। कुल 34 गुफाएं हैं। 1 से 12 तक बुद्ध की है, ये इंपॉर्टेंट है, पीढ़ी में आ सकता है फैक्ट। 13 से 9 तक हिंदू की हो, और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। निर्माण राष्ट्रकूट शासनकाल में हुआ था, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको भी आप याद रखिए। फिर इसके आगे है, पहला कथन गलत क्यों है? गलत है क्योंकि भारत की प्राचीनतम अवशिष्ट शैलकृत गुफाएं बादामी की ना होकर सम्राट अशोक के काल में बनवाई गई थी। ये सम्राट अशोक के काल में बनवाई गई थी दोस्तों। बार बिहार की गुफाएं हैं अशोक ने 3 गुफाएं बनवा गई थी। तो ये मोटा मोटा ये कर लिए, ध्यान रखिए दोस्तों। जिसके बाद चलिए, फिर ज़्यादा लंबा एक्सप्लेन हो जाएगा, इसलिए समय कम है, इसलिए हम सही चीज़ों पर फोकस करते हुए आगे चलेंगे। जो मेन मोटिव था उस क्वेश्चन का मैंने बता दिया क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारत की यात्रा करने वाले चीनी यानी युआन चुंग हेन चांग ने तत्कालीन भारत की सामान्य दशा और संस्कृति का वर्णन किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चलिए दोस्तों, फिर से आपको समय देता हूँ 5 से 10 सेकंड का। आप देखिए, आप पॉज करके भी कर सकते हैं इस सीरीज़ को। आप पॉज करके एक अपने कमेंट बॉक्स में या मन में ही किसी पेन कॉपी लेकर लगाइएगा ये कौन सा सही है। इसके बाद अपन एक्सप्लेन भी देखेंगे। तो इसका केवल 2 और 3 ही सही है दोस्तों। कि जहाँ तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि, जल व बीज द्वारा सत्य परीक्षा किए जाना, ये किसी भी व्यक्ति, निर्देश अथवा दोष के निर्णय के साधन थे, और व्यापारी को नौ घाट को नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। इसका एक्सप्लेन है, हेनसेंग हर्षवर्धन के काल में भारत आया था तथा उसने नालंदा विश्वविद्यालय में रहकर शिक्षा प्राप्त की थी। उनका यह विवरण यूसी की में है, क्योंकि हेनसेंग स्वयं को 2 बार लूट गया था, अतः प्रथम कथन पूर्णतः गलत है दोस्तों। और कथन 2 सत्य है, क्योंकि हर्षवर्धन काल में अपराधियों की जांच के लिए अग्नि, जल विषयों के द्वारा निर्धारित किया जाता था। व्यापारी को 9 घाटों और नाकों पर शुल्क देना पड़ता था। उस समय की प्रणाली का खंडन था। चलिए दोस्तों, ये मैंने बता ही दिया। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य, इसका आप देने की कोशिश कीजिए दोस्तों, क्या हो सकता है। जिसके बाद मैं एक्सप्लेन नीचे दे रखा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा क्या होगा क्या नहीं होगा। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान के सभा के सदस्य, इसका सी है दोस्तों। देखिए, जैसे प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए। भारतीय संविधान की सभा का चुनाव निर्वाचन कैबिनेट मिशन 1946 सदस्य 3 लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर के प्रस्ताव के द्वारा हुआ था। संविधान सभा का निर्वाचन जहां प्रांतों से प्रांत की विधानसभा द्वारा हुआ, वहीं देशी रियासतों को संविधान सभा ने अपने प्रतिनिधियों को मनोनीत का अधिकार मिला। सामान्यतः 10 लाख की आबादी के एक प्रतिनिधि का चयन किया जाता है। ये क्वेश्चन पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड है, तो आपको ये सब आना चाहिए कि ये जो एम लक्ष्मीकांत बुक है, एम लक्ष्मीकांत बुक जो है, इसकी शुरुआत के
3 से 4 चैप्टर में पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा रखा, तो उनको आप अच्छे से घोट के पी जाइए। शुरू के 3 से 4 चैप्टर जो पॉलिटी के उनको तो आपको पूरा फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से लोड हुए, विधानसभा, मद्रास प्रेसिडेंसी वगैरह जो भी है सब आपको अच्छे से कवर हो जाएगा। मैं तो यहाँ आपको BYQ करा रहा हूँ, गो थ्रू करवा रहा हूँ, जिससे आपको आसानी होगी। फिर है चौथा क्वेश्चन है आज का दोस्तों कि बंगाल के तीभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी। कि जमींदार की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था, या भूमि का वास्तविक खेतीगार होने के नाते भू स्वामित्व कृषक को प्रदान करना था, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन तथा कृषि दासता का अंत था, कृषकों को एक समस्त ऋणों को रद्द करना था। क्या हो सकता था दोस्तों, ये इसमें आप पॉज करके भी देख सकते हैं। तो इसका पहला जैसे मैं बता रहा हूँ, जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना था। तेभागा किसान आंदोलन 1946 बंगाल प्रांतीय किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था। इसका नेतृत्व कंपाराम तथा भवन सिंह ने किया था। ये दोस्तों याद रखना पड़ेगा आपको, जिसने किया था कंपाराम तथा भवन सिंह ने किया था। यह बटाईदार किसानों को जमींदारों के विरुद्ध संघर्ष था। बटाईदार की मांग थी कि उपज का आधा भाग राजस्व देने के स्थान पर 1/3 तथा 2/3 भाग वे स्वयं अपने पास रखेंगे। फ्लाइट मशीन ने पूर्व में 1/3 लगान सिफारिश की थी। दोस्तों ये बेसिक सा क्वेश्चन है। कुछ सिलकट बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में क्या अंतर है? तो विहार पहला है कि विहार पूजा स्थल होता है, जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य पूजा स्थल है, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थल है। चैत्य गुफा के दूर सिरे स्तूप होता है, जबकि विहार गुफा पर अक्षी होते हैं। दोनों में वस्तुपरक नहीं होता। तो दोस्तों देखिए कौन सा इसमें सही हो सकता है। मेरे ख्याल से तो ये दूसरा सही होगा, क्योंकि चैत्य पूजा का स्थल होता है, जबकि विहार बुद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान होते हैं। देखिए क्या होता है इसका। देखिए दोस्तों ये दूसरा ही सही है, पहला गलत है। कि चैत्य पूजा स्थल होता है, जबकि विहार बुद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। चैत्य बौद्ध धर्म के पूजा ग्रह होते हैं। भाज का चैत्य सबसे प्राचीन, जबकि कार्ल का चैत्य सबसे प्रसिद्ध। दोनों महाराष्ट्र में है। ये देखिए UPSC 2023 में पूछा था, यहाँ से क्वेश्चन। कार्ल के चैत्य का निर्माण भोरघाट श्रेणी में सातवाहन शासक पुलमावी के काल में हुआ था। और विहार का देख लेते हैं दोस्तों। ये चैत्य ग्रहों के समीप भिक्षुओं के रहने के लिए बनाए गए आवासों को कहते हैं। महाराष्ट्र के जुन्नार में बौद्ध विहारों का विशालतम समूह है दोस्तों। छठा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों आज का। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा को सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? तृष्णा रूपी अग्नि का समान स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, धारणा, मानसिकता। इसका क्या हो सकता है दोस्तों? आप एक ये कौन सा बौद्ध मत निर्वाण की अवधारणा को उदाहरण है? इसका ए लग रहा है। ए है तृष्णारूणी अग्नि का समन। निर्वाण का अर्थ होता है, निर्वाण का अर्थ जान लीजिए दोस्तों कि निर्वाण होता क्या है। इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट, ताकि आपको प्रिय आए तो समझ में आ जाए कि उसका अर्थ क्या होता है, कि निर्वाण का अर्थ क्या होता है। तो मैं बताता हूँ कि निर्वाण का अर्थ क्या होता है दोस्तों। निर्वाण का अर्थ होता है बुझ जाना। ध्यान रहे कि जब व्यक्ति तृष्णा इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तो जीवन मरण के चक्र से भी मुक्त हो जाता है। निर्वाण की प्राप्ति जीवित रहते हुए भी की जा सकती है। वही निर्वाण मृत्यु के बाद ही प्राप्त हो सकता है। बौद्ध धर्म में अनिश्वरवादी है, आत्मवादी है। क्योंकि बौद्ध धर्म में ईश्वर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वो ईश्वर के एकदम खिलाफ है, मतलब ईश्वर को नहीं मानते, आत्मा को मानते हैं। बौद्ध धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, लेकिन पुनर्जन्म आत्मा का न होकर को कर्म अनित्य का होता है। इससे मुक्ति ही निर्वाण है। वो आत्मा कॉन्सेप्ट में पुनर्जन्म मानते हैं, आत्मा होकर कर्म सिद्धांत पर ज़्यादा फोकस करते हैं कुल मिलाकर। फिर दोस्तों कि 7वां क्वेश्चन है आज का, कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन को क्यों हुआ? कि साइमन कमीशन के आने के विरुद्ध भारतीय जन आंदोलन क्यों हुआ? कि भारतीय 1999 के अधिनियम की कार्रवाई का पुनर्निरीक्षण कभी नहीं चाहते थे। साइमन कमीशन ने प्रांतों और द्वीप शासन की समाप्ति की संस्तुति की थी। साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन ने देशों के विभाजन का सुझाव दिया था। तो इसका दोस्तों
बताइए क्या हो सकता है कि साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। इसका सी है, साइमन कमीशन में कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन जिसका गठन 1927 में किया गया था, 7 सदस्य के सभी सदस्य अंग्रेज थे, अतः कांग्रेस ने इसे श्वेत कमीशन कहा था। अतः 11 दिसंबर 1927 को इलाहाबाद में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया गया, क्योंकि इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसमें एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। इसके विरोध उन्होंने कुछ बातें की और विरोध जताया। साइमन कमीशन का गठन भारत शासन अधिनियम 99 की जांच अर्थात अधिनियम कहा तक अपने उद्देश्य में सफल रहा हेतु किया गया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु पुलिस द्वारा लाहौर में साइमन कमीशन के विरुद्ध के समय लाठीचार्ज, जो हमारे लाला लाजपत राय थे उनकी भी लाठीचार्ज के कारण लगी चोट की वजह से हुई थी। साइमन कमीशन 2 बार भारत में आया, 2 बार आया। तो कब आया 2 बार? 1 मार्च 1928 अक्टूबर साइमन कमीशन ने 1930 में अपने रिपोर्ट पेश की। मुस्लिम लीग के सभी गुट, मद्रास की जस्टिस पार्टी, पंजाब की यूनिवर्सिटी पार्टी ने आयोग का समर्थन किया। ये साइमन कमीशन का मैंने पूरा कॉन्सेप्ट जो विवरण दिया था वो समझा दिया। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये साइमन कमीशन क्या था, क्या नहीं था, कब आया, कब नहीं आया, तो इसमें अपने पूरे सही से थोड़ी सी चर्चा की है और एक मोटा आपको आइडिया भी पता चला कि व्हाट इज साइमन कमीशन, वो क्या था, कैसे था। मतलब ये भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया, कैबिनेट मिशन में, किस प्रस्ताव में, साइमन कमीशन रिपोर्ट में, विवल योजना किसमें किया गया, ये भी आपको देखना पड़ेगा दोस्तों। ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए किसमें किया गया। 8वें क्वेश्चन का उत्तर इसका क्वेश्चन आएगा 2 ये क्रिप्स प्रस्ताव के। इसमें क्रिप्स प्रस्ताव ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने भारत के राजनीतिक और वैधानिक गतिरोध को दूर करने के लिए 1942 में क्रिप्स मिशन भारत भेजा ताकि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत तथा सहयोग प्राप्त किया जा सके। लेकिन क्रिप्स द्वारा पूर्णता की जगह डोमिनियन स्टेट ही दोनों प्रांतों को भारतीय संघ से पृथक होने का अधिकार देने के इत्यादि गतिरोध के कारण कांग्रेस ने 19 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया। कैबिनेट मिशन 1946, साइमन कमीशन 1927-28, विवल योजना 1945 में आई। दोस्तों ये आपको ध्यान रखना। दोस्तों आज का 9वां क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं। तो ये स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है दोस्तों कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ का प्रयोग करते थे। तो शायद उन्हें मंदिरों का तो कोई जब तो उनके विशाल महल मंदिर नहीं थे शायद दोस्तों, मेरे यहाँ तक आ रहा है। वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। शायद इसमें बी हो सकता है यार। हाँ ये बी आया, देखो आंसर सही। ये सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मात्र देवी, पुरुष देवता, पशुपतिनाथ, लिंग, योनि, वृक्ष, जल इत्यादि प्रकृति की पूजा करते थे। अर्थात वे देवी तथा देवताओं दोनों की पूजा करते थे। उदाहरण के लिए मोहनजोदाड़ो से मिली 3 मुख्य पुरुष मूर्ति, पशुपतिनाथ तथा मातृ देवी की पूजा। कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन ध्यान रहे कि हड़प्पा सभ्यता से मंदिर विशाल संरचना नहीं मिलती, कि विशाल मंदिर की संरचना मिलती। जैसे मैंने पहले बताया, हड़प्पा वासियों के घोड़ों के बारे में जानकारी नहीं थी। कथन 3 भी गलत है। देखिए दोस्तों, यहाँ इसमें लिखा यूपीएससी ने इसी कथन के साक्ष्य में 2017 में फिर से पूछा है कि त्रिवेदिक आर्यों में घोड़ों तथा रथों का प्रयोग करते रहेंगे। जैसे देखिए दोस्तों कि PYQ मैं पहले भी बोला कि PYQ कितने महत्वपूर्ण है। PYQ से बार बार क्वेश्चन बनते हैं। PYQ अच्छे कीजिए कि यूपीएससी क्वेश्चन जानिए कि यूपीएससी PYQ से कैसे क्वेश्चन बनाती है, कि वो आपसे चाहती क्या है। जब तक आपकी PYQ पकड़ मजबूत नहीं होगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए PYQ बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हम 10-10 ही क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 10वां दोस्तों। इन निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन जैन सिद्धांतों के अनुरूप है। कर्म के विनिष्ट करने की सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो, आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और आवश्यक इसका अंत करना चाहिए। नीचे दिए कूटक प्रयोग केवल 1, 2 और 3, और जिसके बाद है 1 और 3, 1, 2, 3। तो इसके तीनों ही कथन सही है कि जैन धर्म के अनुसार कर्म ही जीवन है।
कि जैन धर्म के अनुसार कर्म ही जीवन है, जीव के पुनर्जन्म का कारण ही कर्म फल है, से विमुक्त ही निर्वाण है, मोक्ष जो जीव की अंतिम लक्ष्य साधन है। कर्म फल से मुक्ति के लिए जैन धर्म में त्रिरत्न सम्यक दर्शन अर्थात श्रद्धा मनन ध्यान सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान वास्तविक ज्ञान अर्थात शंका विहीन ज्ञान, सम्यक आचरण इंद्रियों के विषय में अनासक्ता का अनुशीलन आवश्यक है अर्थात तपश्चर्या से ही कर्म विनिष्ट किया जा सकता है। जैन धर्म में अनेकत्वमवधा आत्मा की बहुलता का सिद्धांत, प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्मतम कण हो आत्मा ही होती है। संवर कर्म फलों के जीवों के और प्रभाव रुक जाना, निर्जरा संचित कर्मों का नष्ट होना जैन धर्म में अनिवार्य है। तो जैसे दोस्तों आज हमने 10 क्वेश्चन की, ऐसे आपका सपोर्ट रहेगा तो आगे भी यूपीएससी ने 2023 में पूछा और आगे आपका सपोर्ट बना रहेगा तो ये पीवाई की सीरीज़ आगे बढ़ती रहेगी। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और धीरे धीरे इसकी क्वालिटी और भी बेस्ट होती जाएगी। और कुछ भी समस्या आए तो हमें इस पर आप वो कर सकते हैं। थैंक यू।